प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन अपक्षय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अपने अपक्षय की परिभाषा, अपक्षय के प्रकार, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, इन पर चर्चा कर रहे थे। तो अपक्षय के प्रकार में कल अपन यांत्रिक अपक्षय का अध्ययन कर चुके थे। आज अपन रासायनिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अपक्षय वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें तथा जलवाष्प की प्रधानता रहती है, परंतु जब तक इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता, अर्थात जब तक ये सूक्ष्म है, तब तक अपक्षय की दृष्टि से तत्व क्रियाहीन होते हैं। परंतु जैसे इनका सहयोग जल से हो जाता है तो ये सक्रिय घोलक हो जाती हैं और इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत चट्टानों में ऐसे पदार्थ तथा खनिजों की रचना हो जाती है जो या तो मूल पदार्थों से अधिक आयतन वाले या वे कम आयतन वाले होते हैं। चट्टानों के खनिजों में इस नवीन व्यवस्था के कारण उनमें वियोजन प्रारंभ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय का कार्य पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों क्षेत्रों में होता रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के प्रभाव से ये रासायनिक परिवर्तन कई रूपों में संपन्न होते हैं, जिनका उल्लेख आवश्यक है। चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है तथा उष्ण तथा शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय निम्न चरणों में संपादित होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का पानी से संयोग होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। जैसे अब इसमें अपन जो रासायनिक अपक्षय है, इसका पहला प्रकार है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अपने घरों में देखते हो जो लोहे का कोई भी टूल है, उपकरण है, वो अपने बाहर गिरा रह जाता है खुले में, वर्षा होती है, जल मिलता है, मिट्टी से संयोग होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कारण उसमें जैसे आप देखते हो जंग लग जाती है। तो यह क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। सेकंड, कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट हो जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेटन के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ भी हो लेते हैं। इस कारण कार्बोनेशन को घुलन भी कहा जाता है। जब लोह सल्फाइड या पायराइट पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल का प्रभाव होता है तो उसमें क्रम से लोहे के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं और लोहे का कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होते हैं तथा जल के साथ शीघ्रता से चट्टानों से अलग होकर मिल जाते हैं। चूने का पत्थर साधारण जल द्वारा नहीं घुल पाता है, परंतु जब उसका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होता है तो चूने का पत्थर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है और इस क्रिया के द्वारा आसानी से अपक्षय की क्रिया घटित हो जाती है। तीसरा, हाइड्रेशन या जलयोजन। चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिज में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती हैं। कभी कभी यह विस्तार प्रारंभिक आयतन से 2 गुना अधिक भी हो जाता है। इस क्रिया से कभी कभी मौलिक चट्टान के वास्तविक आयतन में 88% तक विस्तार हो जाता है। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में विस्तार के कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण चट्टानें फैलकर टूटने लगती है। इस क्रिया को हाइड्रेशन कहते हैं। चौथा, सिलिका का पृथक्करण या अलग होना। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों में सिलिका अलग हो जाती है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण कहते हैं या अलग करना कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में खासकर ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है।
इनमें कुछ क्वार्ट्स के रूप भी होते हैं तथा अधिकांश सिलिकेट होते हैं। सिलिकेट का जल द्वारा चट्टानों से पृथ्वीकरण आसानी से हो जाता है, जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा उसका वियोजन शीघ्र आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि आग्नेय चट्टाने वाले प्रदेश में बहने वाली नदियों में सिलिका की मात्रा परतदार चट्टानों वाले भागों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि परतदार चट्टानों में सिलिका क्वार्ट्स के रूप में होती है, जो कि जल में शीघ्रता से घुलनशील नहीं होती है। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों का वियोजन एसिड आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अधिक होता है। अब है तीसरा अपक्षय का प्रकार, प्राणी वर्गीय अपक्षय। वनस्पति तथा जीव जंतु दोनों ही चट्टानों में विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं, परंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि इनके सभी कार्य विनाशात्मक नहीं होते, परंतु कुछ जीव जंतु खासकर जो बिल बनाकर पृथ्वी के अंदर रहते हैं, उनका काम निश्चय ही पृथ्वी के सतह में खोद खाद करना होता है। परंतु वनस्पतियाँ यदि एक तरफ चट्टान की अपनी जड़ों द्वारा कमज़ोर तथा पोली बनाती हैं, तो मैंने पहले बताया, तो दूसरी तरफ ये संगठित भी कई बार बना देती हैं। तो वनस्पति दोनों ही रूपों में काम करती हैं, अपक्षय की कारक भी है और रोकते भी हैं। अब पहला, जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के बिलकारी प्राणी होते हैं, जो बिल बनाकर सने सने धरातलीय चट्टानों में विनाशात्मक कार्य करते रहते हैं। ये बिल के समय चट्टानों को ढीली तथा पोली बना देते हैं। बिलकारी जीवों में गोफर, प्रेरी कुत्ते, दीमक, लोमड़ी, गीदड़, चींटी, चूहा आदि हैं, जो कि अपने निवास के लिए चट्टानों को खोदकर उनमें बिल बनाते हैं, जिस कारण चट्टानें पोली तथा कमज़ोर हो जाती हैं एवं विघटन उनमें आसानी से हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, खासकर केंचुए का जैविक अपक्षय में सर्वाधिक साथ रहता है, जो कि प्रतिवर्ष अधिक मात्रा में निचली परतों से मिट्टी खोदकर ऊपरी परतों पर एकत्रित कर देते हैं। दूसरा, वनस्पति द्वारा अपक्षय। वनस्पति दोनों ही अपक्षय की कारक भी है और अपक्षय को रोकते भी है। वनस्पति द्वारा अपक्षय दो रूपों में होता है, प्रथम यांत्रिक तथा द्वितीय रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में वृक्षों, झाड़ियों तथा छोटे पौधों की जड़ों द्वारा पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण चट्टानों की दरारें में वो जड़ें प्रवेश करती हैं तो उनको ढीली कर देती हैं और उसके कारण विघटन होने लगता है। दूसरा, रासायनिक। वनस्पति द्वारा रासायनिक अपक्षय कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राय सभी प्रकार की वनस्पति की जड़ों में कुछ तत्व होते हैं जो जब चट्टानों में प्रवेश करते हैं तो उनके जलयुक्त बैक्टीरिया चट्टानों को, खनिजों को घुलाकर उनको से अलग कर लेते हैं तथा चट्टानों को कमज़ोर बना देते हैं। वनस्पति तथा जीवों के अवशेष जल में पड़कर सड़ते रहते हैं, जिसके कारण उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक एसिड आदि अलग हो जाते हैं तथा इस सम्मिश्रण से जल एक सक्रिय घोलक होता है, जो चट्टानों को खनिज से अलग कर लेता है। तीसरा, मानव जनित अपक्षय। मनुष्य एक जैव जंतु है और आज के समय में अपक्षय का ये बहुत बड़ा कारक भी है, क्योंकि मनुष्य विकास के लिए जैसे सुरंगें बना रहा है, नहर करा रहा है, सड़कें बना रहा है, इन सब में ये खनन कर रहा है, ये सब अपक्षय के कारक ही हैं। आधुनिक विकास में मनुष्य द्वारा सबसे ज़्यादा अब अपक्षय किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने विकास के लिए जहाँ से भी माइनिंग, खनन का कार्य करता है, वहाँ सब जगह वो जैसे डायनामिट द्वारा पहाड़ियों को उड़ाता है, औद्योगिकरण एवं निर्माण कार्य के लिए, आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, जैसे सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, तो वो कार्य आज सबसे ज़्यादा, जैसे जीव जंतुओं में मानव सबसे अधिक अपक्षय कारक है। चौथा, जो बताया था, जैव रासायनिक अपक्षय। जैविक पदार्थों में पौधे तथा जंतु दोनों ही होते हैं, उनके द्वारा सेलों में विघटन एवं वियोजन अर्थात रासायनिक अपक्षय को जैव रासायनिक अपक्षय की संज्ञा दी जाती है। जैविक पदार्थों द्वारा विभिन्न प्रकार के अम्ल के जनन
जैसे कहें जटिल एवं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिसके परिवर्तन स्वरूप सेलेशन, घोलीकरण, सेलों में विघटन तथा वियोजन होता है। रासायन पोषी बैक्टीरिया उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में सल्फाइड उत्पन्न करती हैं तथा सिलिका को अलग कर देती हैं, जिससे नीली हरी शैवाल के कारण सेलों पर मरु वार्निश का निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म जीव सेलों की सतह पर वार्निश लेप कर लेते हैं। जीवों द्वारा उत्पन्न जैविक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनेशन की प्रक्रिया तेज होती है, जिसके कारण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट का रासायनिक अपक्षय तेज होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप अब अपक्षय की परिभाषा, उसका अर्थ, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक एवं अपक्षय के प्रकारों का लेख लिख कर लेंगे। धन्यवाद।